का हम सबका पाकिस्तान, हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान, हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सबका हम सबका हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ और हम हाजिर हैं 14 अगस्त की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट जन्नाजुल और मैं हूं नाज़रीन आपका होस्ट सुल्तान महमूद। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है। यकीनन ज़ाहिर है ये जो वो दिन है जिस दिन का हम सबको हमेशा से इंतज़ार रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि आज के दिन हमने खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, हमने खुशियाँ मनानी है और हम सब आपके साथ इस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं कि हम खुशियाँ को शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि खुशियाँ तो हर जगह बिखरी हुई हैं, लेकिन उसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं और 14 अगस्त को मनाने की बात करते हैं तो उस पर यकीनन हमें गुफ्तगू भी करनी है, हमें मिली नगमे भी सुनने हैं और साथ साथ हमने केक भी काटना है। तो आज का ये जो रंगारंग प्रोग्राम है जो आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए देख रहे हैं, इसमें हम ये सब कुछ करेंगे। ये सब कुछ करने के साथ साथ जब हम गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू में मालूमात भी होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं और इस पर हमारा यकीन है कि जब हम 14 अगस्त को मनाने की बात करते हैं तो मनाने के साथ साथ हमें जानना भी चाहिए कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, इससे पहले के क्या हालात थे, इससे पहले क्या मामलात थे, इस बारे में हम सबको जानना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, फिर भी हम आगे चल के इसको बेहतर अंदाज में मना सकते हैं। नाज़रीन, आज से ठीक जब हम बात करते हैं 75 साल और 7 महीने और 13 दिन पहले जो एक ज़ाहिर हमारी हालत थी, वो क्या थी? वो एक महकूम थे। हम ज़ाहिर आज़ाद नहीं थे। हम मुस्कुराते तो थे, हम मुस्कुराहट तो हमारे चेहरों पे थी, लेकिन शायद खुशी नहीं थी। हम सोचते तो ज़रूर थे, शायद अमल नहीं कर सकते थे। हम आगे बढ़ना तो ज़रूर चाहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो आगे बढ़ने से हमें रोकते थे। ये सब क्यों थे? ये सब इसलिए थे कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते थे जहाँ पर हम आज़ाद नहीं थे। आज हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर हम आज़ाद हैं, क्योंकि इस जो आज़ादी हमें नसीब हुई है, ये कोई ऐसी आज़ादी नहीं है कि आज हमने सोचा और कल हमें मिल गई हो, नहीं, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबी जिद्दोजहद है। और जो जिद्दोजहद है इसमें ज़ाहिर है हमारे एक रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सरपरस्ती में कौम ने एक जिद्दोजहद की, उसके बाद एक आज़ाद मुल्क हमें मिला। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो लाज़मी बात है कि हमें फिर सोचना होगा कि ये सारी जिद्दोजहद किस तरह हुई, इस सारी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने में किस किस का कितना रोल रहा। इन गुफ्तगू को हम लेके आपके पास आए हैं और ये सारी गुफ्तगू हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि जब आप हमारे प्रोग्राम में होते हैं तो हम समझते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं। जब आप इन गुफ्तगू को सुन रहे होंगे तो आप महसूस करेंगे, किसी वक्त आप ये महसूस करेंगे कि हम 1947 में पहुंच गए, किसी वक्त आप महसूस करेंगे कि हम 1980 में आ गए और किसी वक्त आप महसूस करेंगे कि हम 2000 में पहुंच गए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको 2023 में भी ज़रूर लेकर आए, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का पाकिस्तान कैसा है और पिछला पाकिस्तान कैसा है, इन सारी चीज़ों को हमें गुफ्तगू करनी है। ये गुफ्तगू बहुत आला गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेहमान हमारे बहुत आला है। क्यों जरनाज, ऐसे ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपके लिए सरप्राइज है कि मेहमान ऐसे महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारी अवाम, हमारा मुल्क सीना तान कर, सर फखर से बुलंद कर कर, आंखों में आंखें डालकर दुनिया से बात कर सकता है। 14 अगस्त की थोड़ी सी बात मैं भी करती हूँ। 14 अगस्त है क्या? 14 अगस्त का जो क़याम है, पाकिस्तान का जो क़याम है, जो 14 अगस्त को मारूज़ वजूद में आया, ये तारीख में एक गैर मामूली अहमियत रखता है। ऐसे वाक़यात बहुत कम रूनुमा होते हैं। पाकिस्तान चूँकि नज़रिए की बेस पर, नज़रिए की बुनियाद पर क़याम में आया, तो एक नज़रियाती हैसियत से इसको नज़रियाती रियासत कहा जाता है। नज़रियाती रियासत क्या है? दो कौमी नज़रिया क्या है? कौमी नज़रिया क्या है? क्या पाकिस्तान का वजूद क्यों ज़रूरी समझा गया? क्या पस मंज़र था? किन हालात से गुजरे? किन तकालीफ का सामना किया? कितनी जानें कुर्बान की? कितनी कटी फटी लाशें ट्रेनों में इस आज़ादी को देखने के लिए, आज़ादी का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान आई, जो कि मौजूद नहीं थे, सिर्फ हमारे लिए कुर्बानियाँ दी गई। क्या आज हम इन कुर्बानियों का बदला चुका रहे हैं? क्या आज हम इन कुर्बानियों का अपने बावजदाद का सिला चुका रहे हैं? क्या ऐसा है या नहीं है? तो बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, बात करेंगे पाकिस्तान के क़याम के हवाले से, इन कुर्बानियों के हवाले से। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनका ताल्लुक थोड़ा सा मैंने करवा चुका कि वो किस महकमे से ताल्लुक रखते हैं, और आपको पता लग गया होगा कि मैं किस महकमे की बात कर रही हूँ। ऐसा महकमा जो हमारे लिए रिस्पेक्ट, तकरीम और हमारी नज़र में इज्जत, मतलब इतनी इज्जत है अवाम और फौज का
मोहब्बत का ऐसा ताल्लुक है जो शुरू से चला आ रहा है। ये रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो रही, ये रिस्पेक्ट वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, क्योंकि फौज की जो कुर्बानियाँ हैं, इसकी जो एफर्ट्स हैं, इसकी जो जद्दोजहद है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो आज जो हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आर्मी पर्सनस हैं, आर्मी से इनका ताल्लुक है, लेफ्टिनेंट सैयद बाकिर एहसन और लेफ्टिनेंट कर्नल जैगम तैयब साहब। तो बाकी की बात हम इनसे सुनेंगे, इनसे करेंगे और इनसे बात करते हैं। इनसे बेहतर आज़ादी के बारे में कौन बता सकता है, इनसे बेहतर रियासत की दफ़ा के बारे में, उन मसाइल के बारे में जो ये एफर्ट्स हैं, जो ये सामना करते हैं, कौन बता सकता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जी कर्नल साहब, क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम। वीनस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 76वां योम आज़ादी मना रहे हैं, जिसको इंग्लिश में 76 कहते हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है आजकल फर्क करने में 76 और 76 कहने में। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह सरखुरू रखे और हम इसी तरह खुशियों से अपनी आज़ादी मनाते रहें। आमीन। और ये जो सिलसिला है, ये हर दफ़ा हमें हर साल ये जोश दिलाता है कि यार ये आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, और इसका दिफा करना, इसका ख्याल रखना, इसकी अहमियत को समझना हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमें सिखाया। अब हम बुज़ुर्ग हैं, अपने बच्चों को सिखाएं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो स्कूलों में हमारे पढ़ाने वाले उस्ताज़ा हैं, उनका भी ये अब ज़्यादा फ़र्ज़ बन गया है कि हमारे बच्चों को इसकी अहमियत बताते रहें। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बारहा महसूस हुई वो ये हुई कि हम 14 अगस्त को छुट्टी मनाते हैं। मैं कहता हूँ कि 14 अगस्त को छुट्टी ना मनाएं, आप 14 अगस्त को योम आज़ादी मनाएं स्कूलों में, कॉलेजेस में। 15 तारीख को आप छुट्टी कर दें, आपको कौन मना करता है? हम जब पहले स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी क्यों जरूरी है वैसे सर? अब मुझे इस चीज़ का आज तक समझ नहीं आया। इससे हमारी जो आज़ादी की अहमियत है वो छुट्टी की वजह से कम हो रही है। हम आज जो हमें ज़रूरत है वो मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मेरी ये सजेशन है, अल्लाह ये पहुँचती है ऊपर तक ये नहीं, लेकिन 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, या और कोई भी 25 दिसंबर है, जिस तरह कायदे आज़म की क्या आप समझते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है, इनको सिर्फ 14 अगस्त का मतलब यही पता है झंडियां लगानी है, झंडे लगाने हैं, दीवे जलाने हैं और बाजे बजाने हैं? इसकी अहमियत क्या है? ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तो बुजुर्ग बताएंगे, उस्ताज़ा बताएंगे, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में बताएंगे, और उसकी एक्सप्रेशन जो है वो अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कहीं गार्डन में बैठा हूँ, या कहीं पर भी मैं बाजार में फिर रहा हूँ, तो मैंने उस आज़ादी की एक्सप्रेशन ऐसे करने कि मैं कोई कूड़ा ना करूँ, गार्डन में जाऊँ तो कोई गंद ना करूँ, है जी, और किसी से अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। अगर कोई फॉरेनर आ गया तो मैं उसको गाइड करूँ, बजाय ये कि हम हर जगह उल्टी सीधी बातें करें और जनाब अली तूफान बदतमीजी हो जाए। वैसे ये सारी चीज़ें हैं ना सर, मैं आपकी तरफ कहूँगा, ये सारी चीज़ें तो हमें हर वक्त करनी चाहिए। ज़ाहिर है हमें कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इस प्यारे पाकिस्तान को हमें प्यारा रखना चाहिए और हर जगह दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो हमें सब हर वक्त करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस करने के तरीक़ाकार थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन हमें सेलिब्रेट तो ज़रूर करना चाहिए। क्या ख्याल है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। देखें, जब बात की 14 अगस्त आज़ादी की, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, मेरा ख्याल है हम एक कदम आगे चले गए। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये आज़ादी हमने ली क्यों, और आज़ादी का मफ़हूम क्या था। और अगर हम थोड़ा सा तारीख़ में वापस जाएं, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, मुसलमानों की हुकूमत थी और उन्होंने यहाँ पे कदम जमाने शुरू किए, तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही उसके ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की। बिल्कुल सही, क्योंकि हम अपने आप को, जो हमारा दीन है उसके मुताबिक हम समझते हैं कि पूरा खित्ता जो है, पूरा प्लेनेट जो है, ये हमारा वतन है और हम सब मुसलमान एक कौम है और हमें आज़ाद रहने का हक़ है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, सफाई है, तो वो हमारे दीन में निसफ़ ईमान है। सही। और वो निसफ़ ईमान जो है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। शायद आज़ादी मिलने के बाद हम अपना आज़ादी हासिल करने का मकसद भूल गए हैं।
جب اب حضرت قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے آزادی کے لیے جب وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور پھر انہوں نے کانگریس کو چھوڑا تو ان کا مفہوم یہ تھا کہ ایک ایسا وطن لیا جائے جہاں پہ ہم ریاست مدینہ جہاں ہم قرآن نے کانسیپٹ آف اسٹیٹ جو ہے اس کے مطابق ایک اسٹیٹ بنائے جس میں ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے دین کی اپنے مذہب کی اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار سکے. بالکل انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب ہمیں آزادی ملی تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. ہم کسی بھی جو آپ کہنے ہیں سوشل آئیڈیالوجی آف نیشن ہے اس سے ہٹ کے وی آر یونیک ان کریکٹر. بالکل سر, کیونکہ ہم اسلامک امہ کا کانسیپٹ لے کے آئے. ہم نے کہا کہ مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو ہمارا مقصد تھا دین اسلام کے اوپر چلنا اور ایسی جگہ ڈھونڈنا, ایسا وطن ڈھونڈنا جس میں ہم اپنے دین کے اوپر اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. انفارچونیٹلی جب ہم اس طرف گئے تو ہم نے اس کو پھر مس ریڈ کر لیا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید داڑھی رکھنا اس کا مقصد ہے, ساروں نے حجاب لینا ہے اور ساروں نے نمازیں پڑھنی ہے, روزے رکھنی ہے, تو یہی دین کے ساتھ طریق ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا کانسیپٹ دیکھیں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا. ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس میں صرف اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, اس میں سٹیزنز کی بھی رسپانسبلٹی ہے. آئی او یو سرٹن رسپانسبلٹی اینڈ آپ مجھے کچھ میری طرف رسپانسبل ہے. تو ہم اصل میں اس سوشل آرڈر کو اور اس آزادی کو, تو مجھے کوئی ایک یاد آ رہا ہے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد ایک شخص چھتری گھما رہا تھا تو وہ دوسرے کے ناک پہ لگی, تو اس نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا میں آزاد ہوں. اس نے کہا مگر تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی لے لی. جیسے سر یہ آزادی ہم نے حاصل کی یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کی, لیکن قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ اس کی اہمیت کیا ہے, ضرورت کیوں تھی؟ دیکھیں میں نے یہی چیز آپ کو بتائی ہے کہ بیسیکلی وہ جو کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں, تو دین ایک مذہب کے نام پہ ختم نہیں ہو جاتا. دین ایک ضابطۂ حیات ہے. تو دین میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ میں ریاست بننی شروع ہوئی تو ابو جہل کو اور باقی لوگوں کو یہی تو پرابلم ہوئی کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف مسجد تک رہیں گے, پھر انہوں نے کہا یہ بازار میں بھی آ جائیں گے, دیٹ مینس کہ یہ سوسائٹی کو بھی کنٹرول کریں گے. تو ان کی جو اجارہ داری تھی, ان کی جو آمریت تھی, جو جاگیرداری تھی, اس کو خطرہ لاحق ہو گیا. انفارچونیٹلی ہم نے اس کانسیپٹ کو چھوڑ دیا. ہم نے دین کا کانسیپٹ یہ لیا کہ میں نے آپ کو گھر میں بند کر دینا ہے, خود میں نے داڑھی رکھ لینی ہے, سر پہ میں نے ایک پگڑی باندھ لینی ہے. پریکٹیکل ہم نے اس کو معاشرت کے اوپر نہیں لاگو کیا, ہم نے اس کو صرف اپنی انڈیویجول لائف کے اوپر کر دیا. اچھا سر, ایک چیز اور ناظرین, ظاہر ہے آپ جو گفتگو سن رہے ہیں یقینی طور پر آپ بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہوں گے, اور یہ ظاہر ہے معلومات ہے, علم ہے, اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس کی جو باقی معاملات ہیں اس کو ظاہر ہم سب کو جاننا ضروری ہے. سیلیبریشن سے پہلے جاننا بڑی ضروری ہے. سر جیسے سر نے بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا کیوں, اس کا مقصد کیا تھا. اور 11 ستمبر 1947 کو قائد اعظم کے پہلے دستور ساز اسمبلی میں جو خطاب ہے وہ بڑا ہمارے سامنے ایک واضح پیغام ہے کہ جب مملکت قائم ہوتی ہے تو دو کام بڑے اہم ہیں. ایک تو اس کی امن و امان کی, اور ساتھ ہی جو عقائد کی حفاظت کرنا, امن و امان قائم رکھنا اور عقائد کی حفاظت کرنا. یہ دو میسج تھے جو انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں صدارت کے وقت یہ بیان دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو قائد نے پہلے بتا دیا کہ جو نیو ریاست بننے جا رہی ہے اس میں امن و امان قائم رکھنا اور عقائد کی حفاظت کرنا جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لیکن ہو یہ رہا ہے سر, اس طرف ضرور روشنی ڈالیے گا, ہو یہ رہا ہے کہ یہ دونوں پیغامات جو ہیں جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پیارے وطن میں ذرا زیادہ پریویل نہیں ہو پا رہے, یعنی اسی حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. جو آپ نے یہ آپ نے بیان کیا ہے, قائد اعظم نے اس کو مختصراً 3 الفاظ میں جی آپ کو ایز اے موٹو دے دیا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. بالکل صحیح, بالکل اگر صحیح. آپ اس یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کو اگر آپ اس کی تشریح کریں کہ بھئی یونٹی کی کیا اہمیت ہے, اس سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, فیتھ اس سے کیا کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں, ڈسپلن سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں,
تو یہ ایک اتنی مضبوط قوم بن جائے کہ آپ پوری دنیا وہ ہو جائے. جیسے ابھی آپ یہ دیکھ لیں, یہ چائنا کا جو یہ اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے, مثال یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں صحیح ہے. کہہ آپ ان کو کسی چیز میں کام کرتے دیکھ لیں, ان میں وہ یونٹی نظر آئے گی, ان میں پتہ ہے فیتھ جو ہے. اب ہماری جو ڈیفینیشن فیتھ کی ہے نا, اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے, اس کی جو تشریح ہے, وہ تھوڑی سی جگہ سے ہٹ گئی ہے. صحیح. فیتھ ہوتا یہ ہے کہ انگلش میں اس کی جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے, ٹرسٹ بسٹورڈ اپون یو. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, وینس چینل نے آپ پر پورا ٹرسٹ کیا ہے کہ جو پروگرام آپ دونوں کر رہے ہیں, آپ اس کو صدق کے دل سے اپنا ڈیلیور کریں گے. اچھا, اب آپ دفتروں میں چلے جائیے, یا کوئی بھی افسر, سرکاری افسر ہے, اس کو یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ میں جس منصب پر بیٹھا ہوں, میں نے یہاں پر جسٹس دینا ہے, یہاں پر میں نے انصاف فوراً کرنا ہے, یہاں پر کسی کے ساتھ ملوث نہیں ہونا, یہاں پر کسی کے ساتھ میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کرنی. ڈسپلن یہ ہے کہ میں یہاں ٹائم پر آؤں گا, اپنے دفتر کو صاف رکھوں گا, اپنے عملے سے توقع کروں گا کہ وہ بھی ڈسپلن. یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی, نہیں ہو رہی. اور سر کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ یہ چیزیں ایک چیز بتاؤں, ضرور یہی 3 چیزیں جو ہیں فوج میں بار بار بتائی جاتی ہیں, روزانہ کے حساب سے بتائی جاتی ہیں, ہر جگہ لکھا ہوتا ہے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اور یہ ٹریننگ کا ظاہر ہے, یہ ٹریننگ کا حصہ ہے, یہ بتانا ضروری ہے. آپ کے پاس بڑی بڑی مثالیں ہیں, اور یہ کرنل زیغم جو ہے, یہ آپ کو, کیونکہ یہ استاد محترم, میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ کرنل صاحب کیونکہ ظاہر ہے جی جی استاد بھی ہیں. مطلب کیا ہے, پاکستان سے پہلے جو مسلمانوں کی حالت زار تھی, اس کو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو ہماری یہ نیو کیا جو نوجوان نسل ہے, ان کو پتہ لگے کہ کس تکلیف سے گزر کر مسلمان کن حالات کا شکار تھے. وہ بس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, جب کیونکہ بیسیکلی جو مسلمانوں کا زوال آیا, جب وہ پہلے آئے سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان جو آج کہلاتا ہے, تو وہ تو ایز اے فاتح آئے تھے, ایز اے کانکرر آئے تھے, اور they were ruling a league. ٹھیک ہے, اس وقت تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جب ان کا انحطاط شروع ہوا اور ان کے جو آپ کہہ لیں جو رجیم تھا ان کا, اس کو ریپلیس کیا برٹشرز نے, تو ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھا, وہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیونکہ یہاں پہ رول کرتے رہے ہیں, تو دیٹ واز اے نون تھریٹ. انہوں نے ان کو پیچھے رکھنے کے لیے ہم پہ ہر طرح کا حملہ کیا. انہوں نے ہمیں معاشی طور پہ خراب کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ہمیں مذہبی طور پہ خراب کرنے کی, انہوں نے ہمیں تعلیم سے دور رکھا, انہوں نے ہمیں سرکار میں حصہ دینے سے محروم رکھا. وہ تو معاشیت آگی نا کہ بزنس ان کا خراب ہو گیا, جابز ان کو نہیں دیتے تھے وہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو جنرلی نقصان اندر سے ہی ہوتا ہے, تو انہوں نے اندر ایسے ایلیمنٹس پیدا کیے جنہوں نے ہمیں اس وقت کی تعلیم سے دور کر دیا. اور جب ہم تعلیم سے دور ہوئے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے نیچے کی طرف تو جانا ہی تھا, اور وہ نیچے کیا تھا, وہ معاشی طور پہ بھی تھا اور وہ سماجی طور پہ بھی تھا. پھر کچھ لوگ جن میں مطلب قائد اعظم تھے, علامہ اقبال تھے, اور بہت سارے جو ہمارے تحریک پاکستان کے بڑے تھے, جب وہ بھی آئے تو ان میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو دو قومی نظریے کے حق میں تھے. اور جیسے مولانا سندھی تھے, وہ کہتے تھے میں سندھی پہلے ہوں, مسلمان بعد میں ہوں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جو اس وقت لوگ آزادی کے لیے تحریک میں شامل تھے. دوسرا یہ ہو گیا کہ انہوں نے وطنیت کو, جسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ موجودہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہے, اس وقت انہوں نے ہندوستانیت کی ترغیب دینی شروع کر دی, جس میں کیونکہ ہندو میجارٹی میں تھے اور ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو مسلمان ڈیفینیٹلی جو اپنی سماجی زندگی تھی اس میں وہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئے. انہوں نے وہ جو کہتے تھے نا کہ وہ تو تھے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو, انہوں نے صرف یہی سوچ لیا. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رنگون میں بہت سارے ایسے بکاری پھیر رہے ہیں جن کو صرف یہ فخر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے ہندوستان پہ رول کیا تھا. تو ہمیں ایکچولی اس ایک ڈیزائن طریقے سے مسلمانوں کو معاشرے میں پیچھے رکھا گیا. تو جب پیچھے رکھا گیا تو آپ کو پھر پتہ ہے, جب آپ معاشی طور پہ پیچھے ہو گئے, آپ تعلیم میں پیچھے ہو گئے, آپ سرکاری نوکریوں میں پیچھے ہو گئے, آپ کی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس رول میں, اس رجیم میں, تو پھر آپ کی وہ امپورٹنس بھی نہیں رہتی. قیام پاکستان کے وقت جو لوگوں پر ظلم ہوئے, جو بلوے ہوئے, جو لاشیں کٹی, جو مائیں مطلب ان کے سامنے اتنا دری ہوئی, بھائیوں کے سامنے, ماؤں کے سامنے,
उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे जो बड़े थे ना, वो सब मतलब मेरे जो ददियाल हैं, हम सारे पंजाब से माइग्रेट करके आए। जो मेरे इन-लॉज हैं वो मेवात वाली साइड से उधर से करके, हाँ जी। तो नहीं, कदर जो है देखें, आज़ादी की जो असल जान थी वो तो हमने पहले लड़ी। आप कह लें 1905 से पहले वाली एक अनऑर्गेनाइज्ड थी और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड हो गई, जिसमें हमें थोड़ा सा इल्म हो गया, हमने पॉलिटिकल सियासी जद्दोजहद की। लेकिन ये जब पार्टीशन डिसाइड हो गई और उस वक्त जब हम आए तो शायद ये यहाँ के लोकल लोगों का कल्चर भी था और उसमें शायद हमारे ये एक, मैं नहीं कहता इसे कि ये बड़ी डिजाइन किस्म की थी या प्लान्ड मैसेकर्स थे, लेकिन क्योंकि हवस थी, उतना दबे हुए लोग थे, उनको एकदम जब पता चला आज़ादी है तो वो अपने जज्बात पे और अपने आप पे काबू नहीं पा सके और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया। मेरी फैमिली में मतलब हालांकि उससे पहले इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन यही चीज थी असल में जिसको कुछ लोग नहीं समझ सके और कायदे आज़म ने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके असरात हम पर आज तक हैं। इसमें मैं दो पॉइंट्स आपको बताता हूँ। मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान बने ना, तो जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग थे और जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उन्होंने फिजिकली पाकिस्तान की आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। ठीक है, जलसों में गए, कायदे आज़म की बात को फॉलो किया, बंगाल के बड़े बड़े लीडर कायदे आज़म के साथ मिल गए। आपको अच्छी तरह पता है 1905 में उसकी बुनियाद जो है वो बंगाल में रखी थी। हमने पाकिस्तान बनते ही, ये हकीकत है, सबको पता होना चाहिए, पाकिस्तान बनते ही वो लोग कायदे आज़म के इर्द गिर्द हो गए और वो सियासत पे छा गए जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। और उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो ब्रिटिश ने यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में स्पॉन्सर किए हुए थे या उनके लॉयलिस्ट थे। ये एक तारीखी हकीकत है। जब ये बड़े मालदार लोग थे, जिम्मेदार थे, सरदार थे, बड़े बड़े मलक थे, सब कुछ थे, इन्होंने उनके ऊपर हावी हो गए। ये तो एक हकीकत है। दूसरी हकीकत ये हुई कि अब ब्रिटिश ये चाहता नहीं था कि ये दोनों मुल्क आपस में सुकून से रहे। उन्होंने ये तफरका या ऐसी दुश्मनी एक दूसरे के खिलाफ इनको पिच किया, कत्ल किया, प्रोपेगेंडा किया और कत्ल गारत शुरू हो गया। और उसमें मुसलमानों ने इतना कत्ल गारत नहीं किया जितना हिंदुओं ने सिखों को इस्तेमाल करके मुसलमानों की जो बर्बरियत की, जैसे आप कह रही थी, हर किस्म का जुल्म उन्होंने किया। ये दो हकीकतें हैं जो आपको और मैं जो सुनने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज तक मगरबी पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में वो जो चीज आज़ादी के लिए चाहिए होती है, जो स्पिरिट चाहिए होती है, या जो एक यकजहती चाहिए होती है, यूनिटी चाहिए होती है, वो नहीं आ रही। ये जो लोग यहाँ के मुकामी थे, उनको ये थोड़ा सा अपने बच्चों को उनके अपने रवैये से उनको बीच में थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहिए। वो बिल्कुल मूव नहीं करते। और सर, आपकी बात से यकीनन हमारे नाजरीन भी बहुत ज़्यादा एक मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होंगे कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं और पाकिस्तान की 1947 में जो जिद्दोजहद हुई, आज़ाद मुल्क मिला, इसमें जो जिद्दोजहद है वो न सिर्फ ज़ाहिर है एक रहनुमा की शक्ल में जारी रही, सियासी जिद्दोजहद थी, लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की। मैं कर्नल साहब से एक बात की तरफ ज़रूर इशारा देना, क्योंकि हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातें ऐसे ज़रूर कर रहे हैं जिसमें हमें मालूमात मिले, हमारे नाजरीन सुने। लेकिन सर एक बात ज़रूर आप ज़रूर बताइएगा, क्या मिली नगमे जो सुनाए जाते हैं और गाए जाते हैं, आपने भी कोई मिली नगमा हमें सुनाएंगे या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो आप बताएंगे? मेरा ख्याल है नहीं, देखिए मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि देखिए जो मिली नगमे हैं ना, ये हमेशा से जज्बात को उबारते हैं, एक जरिया बनते हैं। किन के जज्बात को उबारते हैं? जिनको इस वतन से प्यार है। और कुछ ऐसे लोगों को भी वक्ती तौर पे उबार देते हैं जिनको इस वतन से प्यार नहीं है, लेकिन वो इस वतन के बासी हैं। सरहदों पे जब नगमे लगते थे, क्या जज्बात होते थे आपके? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए सरहदों पे एक सिपाही, ऐसे है कि जब हम सियाचिन पे थे, मैं 1986 में उधर था, तो दैट वाज स्लाइटली एक्टिव वार, आप कह सकते हैं कि उस वक्त हम दुश्मन भी था
اور جو مدر نیچر ہے وہ بھی خلاف تھی. جو ویدر کنڈیشنز ہیں ایکسٹریم ہیں, آکسیجن کی کمی ہے, ہائٹس ہے, مشکل علاقہ ہے. تو ریڈیو پہ جب یہ نغمے لگتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا ایکچولی کہ جیسے پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. دو گانے والا ایک ہوتا تھا یا کورس میں کچھ لوگ ہوتے تھے, لیکن وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو روح ہے اس کو ایک خوراک ملتی تھی, آپ کے جذبات دوبارہ برانگیختہ ہوتے تھے, آپ میں ایک ول آتی تھی کہ نہیں, وی ہیو ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری اینڈ ایون ایٹ دی کاسٹ آف آور لائف. اچھا, کون سا گیت ایسا ہوتا تھا جو بہت زیادہ دیکھیں میں تو کرتا تھا؟ اصل میں ہمارے زمانے میں آج کل تو اسکول کالجز پہ سر نے بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا, شاید ہم اپنی آنے والی نسل کو ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا چاہیں گے تو ہم بین لگ گیا تھا. وہ ایک سانگ تھا نیلی ترانہ کہ آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا. چلیے ریموو کر کے آپ سنا دیں گے. ویسے یہ ہے کہ کیونکہ مجھے ایک سگنل آ رہا ہے جی, ہم بار بار کہ ہم بریک پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, تو بریک سے جانے سے پہلے میں چاہوں گا سر کہ ہم کوئی ایک ملی نغمہ ہم سب مل کے گائیں گے. ہمارے ناظرین بھی اس کو انجوائے کریں گے کیونکہ ہمارے مہمان جتنے ماشاءاللہ اچھی انفارمیشن رکھتے ہیں, اچھا نالج رکھتے ہیں, اور ہم سب کو وہ ساری انفارمیشن پہنچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم سیلیبریشن بھی بہت اچھی میں سلطان بھائی اس پہ صرف ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ کیونکہ ہم اسکول میں ہوتے تھے اور ہمارے اسکول میں دو چیزیں بڑی کامن ہوتی تھی مارننگ اسمبلی میں, ایک لب پہ آتی ہے دعا بن کے, اور اس کے بعد جو دوسری چیز آئی وہ تھی سونی دھرتی اللہ رکھے. اور میرا خیال ہے آج کے حالات میں بھی جس طرح کی ہمیں داخلی اور خارجی خطرات ہیں تو ہمیں دعائیہ انداز میں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد. ونس ٹیم ہمارے ساتھ گائے گی 1 2 3. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد تجھے. ناظرین ہم سب یہاں پر انجوائے بھی کر رہے ہیں اور سب ہم پاکستان کی ظاہر جو 76 جو یوم آزادی ہے اس کو منا رہے ہیں. ہم گفتگو کر گئے ہیں, ہم انفارمیشن لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا بھی رہے ہیں کہ سیلیبریشن کرنا بہت اہم ہے, لیکن سیلیبریشن کیوں کرنی چاہیے اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے. جی ناظرین, ہم سب نے گیت بھی سنائے, اور یہ جو گیت تھا ظاہر سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد تجھے, یہ جو الفاظ ہیں ناظرین, یہ الفاظ ہی ہم سب کے لیے انسپائریشن کا ظاہر سبب بنتے ہیں, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم نوجوانوں تک بھی پہنچائیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں کسی اور چیز کا اظہار ہوتا ہے سیلیبریشن کا. اگر اس کو گا کے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یقیناً ان کی انسپائریشن ہوگی کہ ہاں ہمیں اس دھرتی کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اس دھرتی کے اندر وہ سارے ایسے پھول اگانے ہیں, ایسی خوشیاں لانی ہیں جو اس دھرتی کی ضرورت ہے. سر پروگرام کے ظاہر آخر میں آپ نے بہت مصروف میں سے وقت بھی نکالا, آپ پاکستان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اس پیارے پاکستان کے لیے آزادی کے دن آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا ہے کہ یہ سیلیبریشنز ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو نہ صرف قیام پاکستان کا مقصد اور اس دو قومی نظریے کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جو نہ ان کے اسکولوں میں ہو بلکہ ان کے گھروں میں بھی ہو, بازاروں میں بھی ہو, کھیل کے میدانوں میں بھی ہو. ہمیں اس نظریے کو جس دن ہم نے چھوڑ دیا ہم بکھر جائیں گے. اگر ہم نے واپس ایک گلدستے کی طرح اکٹھا ہونا ہے جس کو وہ پاکستان کہلاتا ہے, تو ہمیں اس نظریے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے آزادی منانے کے لیے بھی بڑا اچھا کرنل باقر نے کہا تھا کہ ہم چھٹی کیوں کرتے ہیں, تو ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان کی طرف بھی جانا ہے, کام کام اور کام. تو ہمیں اپنے سیلیبریشن کے طریقے کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور یہ ریزالو کرنا پڑے گا کہ آج وعدہ بھی کرنا پڑے گا اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے, یکجہتی کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. کرنل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اس ڈیجیٹل دور میں نوجوانوں کو کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آزادی کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ ایک تو سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا جو ڈسپلن ہے نا, ان کا جو صبح شام مثلا موٹر سائیکل پہ یا کسی چیز پہ بھی جا رہے ہیں, اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے, یہ شعور رکھتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کے اندر جو آپس میں اگر کوئی لڑائی ہے نا, اس کو پبلک کے سامنے اتنی نفرت نہ بڑھائیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. ان کو نیشنل اسپرٹ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں بھولنی چاہیے, چاہے وہ اسمبلی میں بول رہے ہیں, چاہے وہ جلسے میں بات کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی بات سے پاکستانیت نظر آنی چاہیے.
नफरत के जो बीज हैं, अगर उसी वजह से ये तमाम जो शराजा बिखरा हुआ है, ये उसी वजह से, इसी तरीके से जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो मकसद है उसको बार बार अपनी इस्लामी तालीमात के साथ मुंसलिक करके सबको बताना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी अरसे से मुख्तलिफ तजुर्बे कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो मेरी सबके लिए दुआ है, सबके लिए मेरे अरमान है, और मैं जो हमारे बच्चे हैं वो ये बात हमारी समझ जाएं कि आपके हर हरकत से ये पता चले कि आप एक अच्छे जी शऊर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और अगर मेरी फीलिंग पूछे तो मैं ये कहूँगा कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज जश्न आज़ादी ताज़ा हो गया, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और जश्न आज़ादी के दिन अगर इस तरह के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ रहेंगे, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, तो यकीनी तौर पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही हैं और हमें समझ भी आ रहा है कि हम 14 अगस्त असल में मनाते क्यों हैं। इनका जो पैगाम है वो एक शायर की जो अल्फाज हैं उसमें इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि कभी कभी गमे दुनिया को भूल जाने दो, दरीचे खोल दो, ठंडी हवा को आने दो, हजार शहर बसाए हैं बादशाहों ने, अब एक शहर हम फकीरों को भी बसाने दो। नाज़रीन, हम मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए मोहतरम मेहमान है, और हम दूसरे मेहमानों के साथ जब दोबारा इकट्ठे होंगे तो फिर इस तरह की अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, अच्छे गीत भी सुनेंगे, और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे, और हम फिर अपने नाजरीन को, अपने कौम को ये बताएंगे कि जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें जानना भी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ देर में वापस आते हैं। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक स्पेशल ट्रांसमिशन आपके साथ लेके वीनस की पूरी टीम आपके साथ है। आज क्योंकि 14 अगस्त है, आज क्योंकि जश्न आज़ादी है और जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, हम मिली नगमे सुन रहे हैं, हम केक काटेंगे, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे ये नज़र आएगा कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन, जब हम मेहमानों से बातचीत करते हैं तो हम सिर्फ सेलिब्रेशन की बात नहीं करते, बल्कि हम ये भी बात करते हैं कि ये सेलिब्रेशन हम क्यों कर रहे हैं। सेलिब्रेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा अहम है और इन सवालों के जवाब हमारे मेहमान दे रहे हैं। वक्फे से पहले जब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की, आप तक पहुँचाई कि 14 अगस्त मनाने का असल में मकसद है क्या। हमारे साथ इस वक्त
दो मजीद मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे न्यू मेहमान भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद है और इसके साथ साथ हमारी होस्ट भी मौजूद है। और मैं तो आपका मेज़बान सुल्तान महमूद पहले भी आपके साथ था और हमारी जो न्यू होस्ट मेरे साथ होंगी जी, मैं फरीहा इम्तियाज़। पहले तो आप सब नाजरीन को, देखने वालों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी तो सुल्तान, जिस तरह वीनस चैनल के थ्रू हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रेक से पहले हमारे साथ कुछ और मेहमान थे, ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ और हम उनसे जानेंगे कि उनका जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का अंदाज़ क्या है। जी तो हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की तीसरी और साउथ पंजाब की पहली खातून है। इनका जो बिजनेस है वो सोशल सर्विसेज के मॉडल पर बेस है। पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस कहीं भी नहीं अभी तक। हमारे साथ मौजूद हैं सालिया हसन साहिबा और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। सर हमीद रजा सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर हमीद रजा सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, मुल्तान के अंदर और फिर ज़ाहिर है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बात करें, तालीम की बात करें, तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से बात करें, तो प्रोफेसर साहब का नाम जो है ना वो किसी तारुफ का मोहताज भी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज एक ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपने हमें वक्त दिया। सर आज क्योंकि ज़ाहिर है जश्न आज़ादी है और हम सब लोग पूरी टीम ये चाह रही है कि हम इस सेलिब्रेशन को नाजरीन के साथ मिल के सेलिब्रेट करें, तो जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन अहम है या जश्न आज़ादी का जो मनाने का मकसद बताना अहम है? सर देखिए, जश्न आज़ादी भी अहम है और इसका मकसद हमें जानना चाहिए। तो इस बुनियाद पर कि आज़ादी हासिल करना कुछ आसान नहीं, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं फ़लस्तीन के लोग 100 साल से ऊपर अरसा गुजर गए, जद्दोजहद जारी है, अभी आज़ादी उन्हें नसीब नहीं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि कायद-ए-आज़म जैसी लीडरशिप हमारे पास थी और हमने इसके लिए कोशिश की और इस तरीके से अंग्रेज़ों की गुलामी से हमने निजात हासिल की। और इसके लिए लेकिन ये हमें प्लेट में रखकर पेश नहीं की गई, लेकिन उसके लिए 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें इसमें कुर्बान की और 60,000 से ज़्यादा नौजवान मुस्लिम ख़वातीन को अगवा किया गया, गिरफ्तारी की गई। ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक और इसी तरीके से 1 करोड़ अफराद ने हिजरत की और इस ज़्यादा मादी होने की जो कुर्बानी थी उसका कुछ शुमार नहीं। लेकिन वो कुर्बानी है जो यहाँ के लोगों ने अपने वतन की आज़ादी के लिए दी और आज़ादी हासिल हो गई। तो इस लिहाज से उस पर जश्न मनाना और खुशी का इजहार यकीनन बनता है। और जितनी भी कौमें वो अपने यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाती हैं और अगर वो यौम आज़ादी कोई कौम ऐसा नहीं मनाती तो वो फिर बहुत जल्द मिट जाएगा। बिल्कुल, ये हमारे जज्बे जोश और वतन से मोहब्बत की अलामत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। और ये झंडे, ये परचम, ये तराने, ये सब चीजें इसी मोहब्बत के इजहार के ठीक हो गया। अच्छा सालिया, आपका जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का तरीका कार क्या है? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। एंड थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। मेरा तरीका ये है कि मैं थोड़े और ढंग से सोचती हूँ। मैं ये समझती हूँ, ठीक है, हमारे एक मोहब्बत का, जैसे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी इलेबोरेशन के साथ हम सब लोगों को बताया कि हमें क्यों आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए। आई वुड से कि सेलिब्रेशन के बाद आगे उसको मेंटेन करना, उसकी कदर करना एक सबसे अहम बात है। उसकी कदर करने में ये आता है कि हम जहाँ जहाँ हमें जो जगह दी गई है, जो हमारे पास इस्तात है, जो हमारा काम है, जो इस दुनिया में आकर हमारे जिम्मे दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक माँ हूँ, तो इस मुल्क की आज़ादी की मेंटेनेंस में एक ये चीज़ आ जाती है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको इस मुल्क का फ्यूचर बनाना है, ऐसा फ्यूचर बनाना है जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क के लिए कुछ करना है। दूसरा, एज अ बिजनेस वूमन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकूं, उन लोगों की को मदद कर सकूं, जॉब क्रिएशन करूं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं। इससे ये होगा कि हमारे माशरे में थोड़ा ही सही मेरी तरफ से एक जो कतरा है समंदर का वो आ जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं तो उसमें जिसका जो रोल है उसको वो रोल अदा करने की जरूरत है और ना सिर्फ आज के दिन करने की जरूरत है बल्कि हमेशा करने की जरूरत है। सर वैसे आज आपने बहुत अच्छे अंदाज में एलेबोरेट किया जो आज की नौजवान है नस्ल खास तौर पर हम देखते हैं कि वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेलिब्रेशन में तो कर रही होती है, लेकिन क्या ये मकसद उन तक मौजूद है, उनके पास, उनके जहनों में? ठीक है, हम ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना हम इससे मिली नगमे के बाद देंगे। वाह, ये अच्छा आइडिया है, ताकि हमारा जो थोड़ा सा जोश है और जागे और हम अच्छे तरीके से जो है अपने लफ्जों का बयान कर सकें। जी जरूर जरूर।
बिछड़े हो इसने मिलाया, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीने 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीने पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीने पाकिस्तान। वाह जी, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत अच्छे। खूब, बहुत और खूब। आप जिस तरह गा रहे थे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी इस तरह गाऊं, और मुझे यकीन है कि हमारे मेहमानों का भी दिल चाह रहा होगा कि वो भी इस तरह गाएं, क्योंकि ये जो नगमे हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये हमारे लिए ज़ाहिर है इंस्पिरेशन का सबब बनते हैं। सर बात कर रहे थे कि वो जो मकसद है जश्न आज़ादी को मनाने का, आज की जो नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक माशाल्लाह जो टीचिंग के शोबे से रहा है, नौजवानों तक ये पैगाम मौजूद है उनके पास, उनको पता है कि हम सेलिब्रेशन क्यों करते हैं। बाकी होती रहती है, लेकिन ये कि आज का हमारा नौजवान जो है तो थोड़ा सा हमें मायूस नजर आता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें असातिज़ा का भी किरदार जो है वो मौजूद है कि वो उनको इस मायूसी से निकालें और कोई ज़हन में रखें कि मुल्क हमेशा और इसकी तरक्की में हमें किरदार अदा करना चाहिए, और जो मिलेगा वो यही से मिलेगा। और हमें एक क्रेज है कि हम बाहर निकल जाएं, बाहर चले जाएं, बाहर इससे ज्यादा कब जिंदगी है। जो लोग बाहर जाते हैं वो देखें कि वहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, जो अच्छा है वहाँ गालों के दांत नहीं लगे हुए। तो इस लिहाज से लोगों के ज़हन में ये होता है कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो इसकी कदर करें, इसके लिए काम करें, उनकी सोच का महफल जो है वो मुल्क होना चाहिए। और वो कौमें, मैंने देखा बाहर कि कौमें अपने मुल्क को बुरा नहीं कहती, हुकूमत और रियासत दो चीजें होती हैं। हुकूमत को बुरा कह सकते हैं, कर सकते हैं कि काम नहीं कर रही, लेकिन रियासत की हैसियत जो है, जिसे आमतौर पर वो कह रहे थे, उसको बुरा मैंने किसी और लोग को नहीं देखा। तो मुझे ये महसूस होता है कि हमने सब कुछ है थोड़ा सा इज्तिमाइयत या नेशनलिज्म का जज्बा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। वक्त पड़ने पर हमारे यहाँ लोग देते हैं, नाम करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे शिकवा होता है कि वो जज्बा और जोश जो है वो ठंडा होता है जब वो अपने मुल्क पर कोई तनकीद करे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। अपने मुल्क और अपने वालिदैन को कभी बुरा ना कहिए, ये उनकी छाप हम पर हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सालिया, आप माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, मदर हैं, आपके बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मेरे बच्चे, हम लोग हर 14 अगस्त को एक रेजोल्यूशन पास करते हैं घर में, अपने घर में, कि हमने इस साल में नेक्स्ट 14 अगस्त से पहले क्या करना है। जिस तरह लास्ट ईयर हमने ये डिसाइड किया कि हम मैक्सिमम पौधे लगाएंगे, हमें जहां भी चांस मिलेगा हम लोगों को भी गिफ्ट करेंगे और हम लगाएंगे वहां जाकर, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ये प्लांट करने दें। एंड देन उन जगहों को चेक रखना, वो मैंने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, पौधे खरीदना मेरा काम था। तो एवरी ईयर हम लोग कोई ना कोई एक पाकिस्तान कह ले कि हमारी अपनी एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इस बार आई वाज थिंकिंग कि हम सब बैठे, हमने कहा क्या करें अपने मुल्क के लिए। हम उन लोगों में से हैं जो कि कह लें कि अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। मैंने पूरी दुनिया देखी है, और जो कंफर्ट और सुकून एज अ फर्स्ट ग्रेड सिटीजन आपको अपने मुल्क में मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता।
हाँ कुछ कोताहियां हैं, जैसे सर ने कहा कि रियासत है एक चीज और एक चीज हुकूमत है, बट मसला ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। बात इस तरह से है कि आप जरूर किसी पर क्रिटिसाइज करें जब आप खुद कुछ कर रहे हैं। इस साल की रेजोल्यूशन क्या है? हाँ जी, इस साल की रेजोल्यूशन ये है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को, और जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे तो अपने मुल्क के लोग, अभी गर्मियां आ रही हैं, फिर आगे सर्दियां आएंगी, गर्मियों के लिए हम लोग सबको जब घर से निकलेंगे पानी लेकर एक्स्ट्रा निकलेंगे, ड्रिंक्स लेकर एक्स्ट्रा निकलेंगे, हम लोगों को बांटेंगे और हम लोगों से कोई ना कोई एक चीज पूछेंगे कि तुम्हें पाकिस्तान के बारे में अच्छा क्या लगता है। ठीक है, ताकि बच्चों के भी जहन में ये चीज आए कि ये अच्छा ही है। बिकॉज आप जहां भी अब हम सुन रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी हमारी एयर में एक एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। हम समझते हैं कि हमने तनकीद किया, हम बड़े अक्लमंद लोग हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव हम अपने काम छोड़कर दूसरे के ऊपर हमारी ज्यादा नजर होती है कि इसने क्या अच्छा बुरा किया। तो आप इस चीज को छोड़ें, कौन क्या कर रहा है, आप हुकूमत को भी छोड़ें, क्योंकि हुकूमत आपसे है, अल्टीमेटली आप भी उसका मेंबर। अच्छा सालिया, कोई झंडियां वगैरह घर में जैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में, अभी भी आपके बच्चे भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल इस तरह। हम तो छोटी छोटी झंडियां सारी लगाते थे, लेकिन मैं बच्चों को झंडी नहीं है, हम एक बड़ा झंडा लगाते हैं, क्योंकि परचम है वो नीचे गिर जाता है। बच्चे बड़े होंगे तो फिर बड़ा झंडा हो गया, छोटे हैं तो छोटे झंडे। बस वो गिर जाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि गिरे ना, पाँव में ना आए। ये नाज़रीन, आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे मेहमानों की, जैसे हम शुरू में बात कर रहे हैं कि मेहमानों की गुफ्तगू के अंदर हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, हमारे सब नाज़रीन के लिए मैसेजेस हैं। बहुत अच्छी बात की मैडम ने कि हम सब लोग इनफरादी तौर पर अगर कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या इनफरादी तौर पर की जिम्मेदारी लेते हैं, यकीनी बात है जो इनफरादी जिम्मेदारी है वो इज्तिमाई तरक्की का जीना बनती है। अपना रेजोल्यूशन तो है ही, लेकिन जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन बने हुए हैं उनके ऊपर भी हमें इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। और मैं नाज़रीन को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो वीनस है वो भी इस सारे अमल को लेकर आगे चल रहा है, और आज के दिन हम भी पौधा लगाने का आगाज करने जा रहे हैं। यकीनी बात है कि ये वो ऐसा अमल है जो सरसब्ज पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करना। ये बहुत अच्छा पैगाम है, नाज़रीन तक पहुंचा है। तो हमारे जो गेस्ट, हमारे जो सिंगर गेस्ट बैठे हुए हैं, सर कौन सा गीत है जो मिली नगमा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन क्रिएट करता है? आप जो बताएंगे हम अपने सिंगर से कहेंगे जो आपका फेवरेट हो। जो आपका फेवरेट सुनाया था, ये बहुत मशहूर है जी। और एक दफा मैं टर्की गया, उसमें मैं सैर कर रहा था, तो की उसमें मौसीकी का ये प्रोग्राम चल रहा था, कंपेयर था। वो कहने लगा कि मैं देखो ठंडे जो बैठता है उसके वक्त का ठंडा वहाँ लगा देती है। ओके 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 ओके। वो कहने लगे कि इस वक्त 42 के मुल्क ममालिक के लोग जो हमारे जहाज पर बैठे हुए हैं। अच्छा। प्रोग्राम चल रहा था मौसीकी का इसका, तो बैठे बैठे उन्होंने देखे झंडे नाम दिए अपना मुल्क का, बुल्गारिया है उसके, वो कहने लगे वो हमारे दोस्त और पाकिस्तान में झंडा नजर आ रहा है, वंडरफुल झंडा बजा रहा है। वंडरफुल। उसके बाद वो कहने लगे ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, और मैं अभी इशारा किया ऑर्केस्ट्रा को, उन्होंने कहा तो उससे यही कारण तमाम लोग जीवे जीवे गाएं, अच्छा लगा चंद सेकंड के लिए, ये बोलते करना शुरू। इतनी हम आंगी जो है मोहब्बत का इजहार होता है। सालिया, कोई आपका फेवरेट मिली नगमा जो हम सर से सुनेंगे? हम जो सुनते हुए बड़े हुए हैं वो दिल दिल पाकिस्तान है। बिल्कुल जी जी, प्लीज आप हमारे मेहमानों की ख्वाहिश के मुताबिक दिल दिल पाकिस्तान, जहां आप रुक जाएंगे हम भी साथ गाएंगे आप। इसके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल
पाकिस्तान। वाह जी वाह, वंडरफुल वंडरफुल। मैम आपकी तरफ आते हैं, एक बड़ा अहम क्वेश्चन कि जब हम इस तरह के गीत सुनते हैं तो एक इंस्पायरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। आप क्योंकि जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जैसे गुफ्तगू हो रही थी, तो हमारे यहाँ ख़वातीन को ख़ास तौर पर इसके हवाले से कितनी मोटिवेशन है? आप क्योंकि ज़ाहिर है एज ए रोल मॉडल है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर वीमेन की मोबिलिटी की बात करें, एक्सेस की बात करें, तो उनको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप और आज आज़ादी के दिन के हवाले से अगर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़वातीन को ख़ास तौर पर? पैदा हो गया ना, ये जन्नत नहीं है, ये एक टेस्ट है। मुश्किलात हर चीज में, फॉरगेट अबाउट मुश्किलात। आपने जिस चीज का गोल बनाया है उसकी तरफ देखें और उसकी तरफ भागें। ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके साथ मिलना शुरू हो जाएगी। एक टाइम होगा वो सब कहेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं तुम कर सकती, ये तुम कैसे करोगी। आज लड़कियां जेट्स चला रही हैं, लड़कियां फौज में जा रही हैं, लड़कियां दुनिया में क्या नहीं कर रही। ठीक है, पाकिस्तान में इतने एग्जांपल्स हैं, नॉट दी ओनली वन, बहुत एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल हजरत खदीजा की है। आप उस जमाने के बद्दू सोचें कि जहाँ वो लड़की को पैदा होते ही दफना देते थे, अगर वो वहां पर खड़े होकर एक सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकती है। ठीक है, तो ये जमाना तो हमारे लिए बड़ा ही जबरदस्त जमाना है काम करने का। आपकी इस साल की रेजोल्यूशन ये भी जरूर हो कि आने साल तक 2-3 आप जैसे जो है ना माशाल्लाह मॉडल जो है उनको ढूंढना चाहिए। सर जश्न आज़ादी के दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये बात सही है आपकी कि जश्न आज़ादी हम घरों में छुट्टी करके रसों में गुजार देते हैं। ये बात जो है बदल सकती है, बात का हम घरों की फिल्म देख सकते हैं, मुल्क की फिल्में देख लें, वो भी ना देखें। का मतलब ये कि मुल्क को तरजीह नहीं दी गई। तो इसमें यह है कि उस रोज छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारे खुले होने चाहिए। इसी मौजूद पर बातचीत हो, प्रोग्राम हो, बिजनेस जगह हो, दोस्तों हो, बातचीत हो, मुल्क के मसाइल का हल करने की कोशिश की जाए, उससे जज्बा ज्यादा जो है वो उभरेगा। तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन अगर हंगामे करके और अगर करके और स्पेशल बाइक्स की आवाज बनवा के ये भी इजहार है, लेकिन शाइस्ता कौमें किस तरीके से इजहार जो है वो नहीं करती। बिल्कुल मुझे खुशी होती है आपने जो हमारा कौमी रंग है उसके कपड़े लोगों ने पहने हैं, लगाए हुए हैं या कौमी लिबास पहना हुआ है, तो ये इजहार होता है, पहचान होती है। तो ये सब चीजें, झंडा परचम फहराना, ये सब चीजें हमारी पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तो फिर कैसे जो है ये बात होगी। और इसलिए आज से हमारी सोच का महवर उस पर नहीं होना चाहिए, कुछ अंदाज में हम गाँव जो है बनाए। मैं बचपन से उस पाकिस्तान से निकालने की किताबें पढ़ता हूँ। आज कल हमारे बच्चों की मालूमात पाकिस्तान से बहुत कम है। ये कहना चाहिए बड़े लेवल से कहा देने का पाकिस्तान उसमें जो है अभी मैंने यही सवाल किया खातून भी कि आप ये बता दें कि 5 ख़वातीन के नाम जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक तो मैंने फातिमा जिन्ना मैं बताता, बाकी के नाम बता, बाकी 4 के नाम नहीं बता सके। एक जितनी आदत तालीम है तो हमें मालूमात है वो मुल्क के मुताबिक है, वो पढ़ेंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता सर आपने उठाया, और आप ज़रूर इस पर आप भी राय दीजिएगा कि हमारे यहाँ क्योंकि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो श्रिंक होती जा रही हैं ना यार। एक वक्त था जब हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते थे और उसके अंदर बहुत सारी पाकिस्तान का ही मुताला होता था, उसके अंदर सारा चीज़ें मौजूद होती। तो आज के दौर में सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 1857 की जंग आज़ादी की बात किसी से पूछते हैं तो लोगों को नहीं पता होगा। तो आपके ख्याल में हमारे यहाँ जो दोहरा निज़ाम तालीम आया है, जिसके अंदर ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तालीम है, उसके अंदर ये चीज़ें कहीं श्रिंक हो गई है? ये आप यकीन करें जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे से एग्री इस चीज़ पर करेंगे कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें ज़बान पर हुई हैं। उसकी जो पहली स्पार्क है ना वो ज़बान है। आप हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं कि उर्दू
सीखना कोई बात नहीं है। अंग्रेजी जो है ना वो बड़ी जबरदस्त कोई जबान है, ऐसा ही है। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। आपकी बिल्कुल, पहचान उर्दू है, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आपको उस पर भी अबूर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि अगर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस जिस जगह बढ़ जाती है ना, वहाँ वो कौम नहीं रहती, वो एक रश है। हम एक रश बन गए हैं। हम उर्दू को, हमारा जो करिकुलम है उर्दू भी आधी इंग्लिश में, जबान है हमारी, इस्लामियात इंग्लिश में, क्यों? हम मैसेजेस पे भी जो इंग्लिश यूज करते हैं वो उर्दू को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या पाकिस्तान की तारीख जो है खासतौर पर, इसको क्या हमारे करिकुलम का हिस्सा आपके ख्याल में बनना चाहिए? आप ये देखें कि 1861 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ से सर सैयद ने कहा कि अब मेरा जो विजन है ना टुवर्ड्स मुस्लिम एंड हिंदू, वो डिफरेंट होना शुरू हो गया। तो बात इस तरह से है कि जो आपकी जबान है वो आपकी बेस है, आपकी आइडेंटिटी है। आपके करिकुलम में अब कितने अरसे से, जो मेरी माँ ने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा, मेरी शायद अगर नानी ने पढ़ा होगा तो उन्होंने भी वही पढ़ा। हम कितनी मुश्किल से याद करते थे, लेकिन अब याद मुझे करना और चीज है या उसको समझना और चीज है। जो एजुकेशन का करिकुलम है दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, बहुत ही हवाई और कहानी टाइप है और बहुत ही फॉरेन। हमें हिस्ट्री अपनी पता नहीं है, ऐसे ही है, जा रहे हैं दूसरों की। बिल्कुल। अच्छा साले 14 अगस्त के आज के दिन आप नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहोगी इस जश्न आज़ादी के मौके पे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये मुल्क बहुत बहुत कुर्बानियों के बाद बना है। आप ये सोचें कि कायदे आजम की फैमिली, एक बंदा आज अगर हम अपने ऊपर रखकर सोचें कि मैं अपने बच्चे, मियाँ, सब कुछ छोड़ के मुल्क के लिए निकल पड़ूं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। एक इंडिविजुअल था, उसके साथ जितनी टीम थी उसने ये दी। और आगे दुनिया की जो सबसे बड़ी हिजरत जो मॉडर्न टाइम्स की है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही थी। जब हमारी आजादी हुई तो इसकी कदर करें, अपनी जगह पर रहकर काम दयानतदारी के साथ करें, अपने मुल्क को पहले रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर आपकी मुल्क की आइडेंटिटी आपके साथ नहीं है तो यू आर अ नोबडी। जी। तो इस दुनिया में आए हैं नोबडी, समबडी बनकर जाएं, कुछ ना कुछ करें, किसी मकसद के तहत। बहुत जबरदस्त पैगाम है सर, आपकी तरफ से भी पैगाम। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। एक तो इस लिहाज से कि बुनियादी जो हमारा जरिए तालीम है वो हमारी कौमी ज़बान होनी चाहिए। जब बुनियाद सही हो जाएगी, आगे चल अंग्रेजी का सीखने का शौक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूर सीखें, एक लैंग्वेज की है, लेकिन अपनी ज़बान में जब पढ़ेंगे तो वो फिर नक्श हो जाएगा लोगों के जहन। दूसरा ये कि तालीमों को चाहिए कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें, और हर शख्स के 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे जिस तरीके से चाहें गुजार दें, तो आप चाहें तो उसमें मुल्क के लिए इजाज़त कर लें, किताबें लिख लें। मिर्जा गंजी के सिंध के राइटर थे, 250 किताबें, तो हम अपना वक्त जो है वैसे ही गुजार देते हैं। तो कोई ताबीरी काम करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें यकीन रखना चाहिए, वक्त का सही इस्तेमाल करें कि हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं, लेकिन ये कि उसके लिए सही रहनुमाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो अपने साझा की बुजुर्गों की उनकी रहनुमाई हासिल करें। तो इस लिहाज से जो जैसे उस्ताद ने बताने कहा जाता है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता। हम ब्रेक पे जाएंगे इस खूबसूरत मैसेज के साथ, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए। यहाँ मिलते हैं हम वापस ब्रेक के बाद। देखते रहिए जश्न आज़ादी मुबारक। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर। बैक नाजरीन, जिस तरह के आपको पता है हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले और मेहमान थे, हमने उनकी राय जानी 14 अगस्त के बारे में। अब ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे उनकी राय के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वीनस चैनल के एंकर पर्सन अतीकुर रहमान।
हम इनसे पूछेंगे जब ये रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, अभी जाते रहे हैं, पहले तो इन्होंने क्या जोशो खरोश लोगों में देखा है, स्टॉल्स पे महंगाई के हवाले से इन्होंने लोगों का क्या रद्द अमल देखा है, खरीदो फरोख्त में चेंजिंग आई है कि लोगों का जोशो खरोश उन्होंने वैसा ही पाया है। जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये नात खां भी है, शायरा भी है, गजल खां भी है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड वुमेन हमारे साथ मौजूद है। तानिया आबदी साहिबा, जी बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। अतीक, आप बताओ कि आप जब जाते रहे हो फील्ड में तो आपने कैसे लोगों में जोशो खरोश देखा? जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त में हम गए लोगों के पास, डिफरेंट प्लेसेस पे, वहाँ पे लोग वो बड़े जज्बे से 14 अगस्त को जो मना रहे थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस में गए, वहाँ पे तकरीब हो रही थी, वहाँ पे स्पीचेस हो रही थी और बताया जा रहा था कि पाकिस्तान को बनने के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं और नौजवान यंगस्टर को उनको मैसेज दिया जा रहा था जो आज पाकिस्तान के अंदर मायूस बैठे, उनको बताया जा रहा था कि आपका मुल्क है, अपना मुल्क है और उसको हासिल करने के लिए हमें क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या हमने इनके लिए सेक्रीफाइस किए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा था। फिर हमने जब रुख किया डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ पे खवातीन, बच्चे, छोटे बड़े सब, उनका जज्बा जो वो बड़ा देखने वाला था। इवन कि इतनी महंगाई के बावजूद भी हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा वो अपने बच्चों को वो छोटी छोटी चीजें लेके दे रहे थे, वो उनके झंडियाँ, उसके बाद घर छत के ऊपर जो बड़ा फ्लैग लगाते हैं वो उनको वो परचेज करके वो उनको दे रहे थे। कुछ अर्सा पहले पिछली 14 अगस्त के अगली 14 अगस्त के प्राइस डिफरेंट थे? जी बिल्कुल, पिछले 14 अगस्त की निस्बत इस बार जो वो काफी महंगाई थी, काफी जो हम स्टॉल वाले के पास जब गए उनसे बात की तो वो ये कह रहे थे कि सर महंगाई की वजह से कस्टमर जो बहुत कम आ रहा है। तो लेकिन बाद में जब हमने उनसे बात की, कस्टमर से बात की, उन्होंने कहा है कि महंगाई है लेकिन हम इस आज़ादी को नहीं भूल सकते, ये महंगाई जो है हमारी आज़ादी के सेलिब्रेशन के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों क्योंकि ये जो आज़ादी का सेलिब्रेशन है, ये ज़ाहिर है इसका ताल्लुक जो है ना वो जज्बात के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो ख़यालात के साथ है और जोश के साथ है। मैडम आप भी ज़ाहिर है माशाल्लाह आपके अंदर बहुत सारी टैलेंटेड जो आपके हैं मामलात, उसमें ख़ास तौर पर जब हम ये बात देखते हैं ना कि जश्न आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न आज़ादी को हम आगे पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर कि क्या ख़वातीन भी उसी तरह ही बच्चों के साथ उनके कपड़े बनवाना, वो शर्ट्स तैयार करना, कोई इस तरह का रुझान ख़वातीन में भी मौजूद है? भी एक फ्लैग वाली शर्ट पहनी हुई जिसके ऊपर बेशुमार फ्लैग बने हुए हैं। मैं अपना हर साल एक ड्रेस बनाती हूँ और अभी तक सारे ड्रेस मैंने संभाल के रखे हुए कि मैं मुख्तलिफ फंक्शन में इन्वाइटेड होती हूँ तो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तरह के, लेकिन होते सब इसी टाइप के हैं, डिफरेंट होते लेकिन होते सब इस टाइप के। और अपने बच्चों के लिए स्पेशली मैं हर साल 14 अगस्त को ख़वातीन और बच्चों के लिए सेलिब्रेट भी करती हूँ। मेरी इवेंट कंपनी है, लार्ज इवेंट, तो मैं उसके तहत ख़वातीन और बच्चों के लिए 14 अगस्त तो ज़रूर करती हूँ। और क्योंकि हम बच्चों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे कि हमें इस दिन हमें क्या मिला था। ये वो आज़ादी है, ये वो नेमत है जिनके पास नहीं है। आप कश्मीरियों से पूछे जाके, आप फलस्तीनियों से पूछे जाके कि आज़ादी की क्या कीमत है, आज़ादी की क्या कीमत है। हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, जो चाहते हैं करते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ महंगाई का रोना बहुत हो रहा है। देखिए हर पूरी दुनिया में महंगाई है इस वक्त, न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो हम लोग रोते ज्यादा हैं और हम नाशुक्रे कम, हम लोग शुक्र कम करते हैं। मैं यही बात कहती हूँ कि हमें शुक्र करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, मजीद मेहनत करें। अगर आप पहले 10 घंटे काम करते थे तो आप 15 कर ले, 5 घंटे करते थे तो 10 घंटे कर ले काम। और फिर एक और ट्रेंड हमारे मुल्क में होना चाहिए कि घर का हर फर्द कमाए। ये ट्रेंड यहाँ पर है कि एक मर्द है वो कमा रहा है और 10 लोग बैठ के खा रहे हैं, तो महंगाई तो हो। लेकिन अब काफी ट्रेंड चेंज हो, बहुत चेंज हुआ है। तो औरतें जो है वो मर्दों की शाना बशाना चल रही है। बिल्कुल, मैं हर फील्ड में देखती हूँ कि मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज से, और मैं उन बच्चियों को भी सपोर्ट करती हूँ। बापर्दा होती हैं, शदीद गर्मी होती है मुल्तान में, वो बापर्दा है, नकाबे लगाई हुई है, बुर्के पहने हुए हैं और फिर भी वो काम कर रही है। सही, लेकिन ये जो आपने बड़ी अच्छी और अहम बात की, और इस बात का ताल्लुक यकीनन इंसान की जद्दोजहद के साथ जुड़ा हुआ है कि इंसान अगर ख़ुद कोशिश करता है तो बहुत सारे मसाइल हल तलब होते हैं। लेकिन एक बात की तरफ और भी आप इशारा कीजिएगा कि हमारे नाज़रीन ज़रूर इसको जानना चाहेंगे कि हम ये कहते हैं कि हमारे लिए हमेशा कुछ लोग होते हैं जो नमूना होते हैं,
जो मसले राह होते हैं। लेकिन एक बात बहरहाल है तयशुदा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक वो तबका जिनके पास जो है ना वो बहुत कुछ है, अगर वो मसले राह बन जाए, अगर वो नमूना बन जाए दूसरे लोगों के लिए, तो शायद ये अमल जो है वो सारी निचली सतह पर भी आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए नमूना आज भी है, ये बात नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, सब लोग यकीनन, बुरे होते तो आज यकीनन, पाकिस्तान नहीं होता। यकीनन कुछ लोग हैं ऐसे, चैरिटी में पाकिस्तान नंबर 1 है, चैरिटी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत चैरिटी यहाँ पर होती है, सही। और उसको लोग गलत यूज कर लें, उसको ना पहुंचाएं, तो उसमें जिनका दिल है, जिन्होंने दिया, उनका कसूर नहीं और जिम्मेदार भी नहीं है, वो अल्लाह के सामने भी जवाबदेह हों। लेकिन पाकिस्तान के मुल्क से, मैं खुद चैरिटी का काम, मैं इनर व्हील की मैंने बताया, हमारी वो सेल्फ फाइनेंस की हमारी चैरिटी होती है और वो 200 से ज्यादा ममालिक में है, और इस साल इंग्लैंड में उसका 100 साल जश्न मनाया जा रहा है। मैं उसकी प्रेसिडेंट रही हूँ 2 साल, और मैं 8-10 साल से चैरिटी का काम कर रही थी। मैंने अपनी उस काम की बनाई। अगर अल्लाह ने मुझे कोई मुकाम दिया तो मेरा फर्ज है ये, हर शख्स, आप भी कर, जी जी माशाल्लाह, ये तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर शख्स ने किया। जब इस तरह के दिन आते हैं, जैसे जश्न आज़ादी का दिन है, इस तरह के जो भी त्यौहार आते हैं, दिन आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पैगामात की शक्ल में आगे जाना चाहिए। तो हमारे जो मेहमान आते रहे, नाजरीन ने भी सुना कि हम मेहमानों से भी ये बात कर रहे थे कि जश्न आज़ादी को मनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह चीज़ें जो है ना वो इंस्पायरेशन में आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जश्न आज़ादी हम क्यों मना रहे हैं, इसके पैगाम को भी उजागर करना ज़रूरी है। तो क्या ख्याल है आपका कि अगर हम इसके पैगामात को हर झंडियों के अंदर लिखना शुरू कर दें, हर जगह पर लिखना शुरू कर दें, ताकि जो छोटा बच्चा छोटा सा झंडा लेके जा रहा है, लेडीज के आजकल ड्रेसेस ऐसे आ रहे हैं जिन पे अशार लिखे हैं। अच्छा, जी, जैसे अच्छा, आ रहे हैं जिन पे अशार लिखे हैं। अशार किस तरह के अशार? मोमिन के, गालिब के, इकबाल के, जो बड़े शायर हैं, उनके पैगाम के तौर पे उनके ड्रेस पे, दुपट्टों पे लिखे हुए हैं। तो क्यों ना हम उस टाइप के दुपट्टे जिस पे हमारी आज़ादी के नारे लिखे हुए हो, जैसे मेरे वालिद साहब बताते थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा जो है ना कायदे-ए-आज़म के साथ काम किया, तो वो कहते थे एक नारा जो था वो हर बच्चे के मुंह पे था, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या। जी गाने जी, इस खूबसूरत बात के साथ आप अगर हमें अपनी आवाज में, खूबसूरत आवाज में कोई मिली नगमा सुनाएं। के लिए मेरी आवाज है, और मेरी शायरी में भी, मैंने अपनी किताब में भी एक मिली नगमा लिखा है, क्योंकि वो शायरी जी प्लीज, लेकिन पहले में एक मिली नगमा कि हम सब बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, और एक एक बच्चा उसको जानता है और एक एक बच्चा उसको गाता है, और मैं बहुत शौक से अपने मिली नगमे गाती हूँ। बेशक मैं नाख़्वां भी हूँ, शायरा भी हूँ, लेकिन वतन की मोहब्बत मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। जी प्लीज, जरूर जरूर। जी, स्टार्ट करेंगे। अपनी जान से प्यारा तेरे नाम से जान हमारी इस नाम हमारा जब तक है ये दुनिया का बाकी हमने किया था
देखे आजाद सोनी धरती अल्लाह रखे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम 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 आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। मैडम तानिया ज़बरदस्त जी, आपने तो हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए और माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जैसे हम खुद भी आपके साथ गुनगुना रहे थे उसी तरह गुब्बारे भी देखें जी, उन्होंने ना जी आपको खुश आमदीद कहा, उन्होंने भी आपको खुश आमदीद कहा। अच्छा, ये जो गीत हैं, ये गीत जब भी सुनते हैं इसमें गीतों के अंदर जो अल्फाज हैं यकीनन वो एक हमारे लिए इंस्पायरेशन का सबब बनते हैं, हमें जोश आता है, हमें जज्बा आता है, लेकिन इसके अंदर जो पैगाम है उस पर अमल करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना जी। अब कुछ भी नहीं है, लेकिन लाइक इसमें है कि सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, तो ये एक आबाद तो उस वक्त होगी जब आप और हम सब लोग इसकी धरती की हिफाजत करेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे काम नहीं करेंगे जो इससे इसको नुकसान पहुँचे। अपनी जिम्मेदारी का और अपना हिस्से का काम कर दे देखिए, क्योंकि हम सबको ठीक नहीं कर सकते, हम कम से कम अपनी गली, अपनी मोहल्ला, अपना घर, अपने दोस्तों को ही काम कर दें, तो मैं समझती हूँ कि पूरा माशरा ठीक हो जाए। हर शख्स का अपना रोल बनता है ना जी। आप माशाल्लाह शायरा भी हैं, आप नात खां भी हैं, आप गज़ल भी गाते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को जब लिखते हैं तो आपने अपना रोल अदा कर दिया। आज हम विनिस में मौजूद हैं तो विनिस ने अपना रोल अदा कर दिया कि आप सबको बुलाया है और हम इसको सेलिब्रेट कर दें। इसी तरह वो जो हमारे यहाँ प्रोफेसर साहबान हैं जो टीचिंग के शोबे से हैं, हर बंदा अपने अपने अंदाज में अपना रोल अदा करता है, तो काफ़ी ज़ाहिर है इस धरती के अंदर खूबसूरती कायम हो जाएगी। सलामत रखे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे जिनको अच्छी, मैंने अपने मिली नगमे में वो सब कुछ लिखा है कि आप सुनेंगे जब तो आपको वो आपका अपना लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आपसे वो भी सुनेंगे। पहले हम अतीक से कि अतीक, आप माशाल्लाह बच्चों को लेक्चर भी देते हो, पढ़ाते भी हो, आपने बच्चों को हिस्ट्री के बारे में बताया, आप देखते हो कि हिस्ट्री का पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है? जी बिल्कुल, आजकल के दौर में स्पेशली वैसे साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और एक मार्क्स को जो है उसकी रनिंग में सब भाग, लेकिन मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे महीने बाद हो गया, 1.5 महीने बाद हो गया, 2 महीने बाद इवेंट्स करवाते हैं। उसमें टीचर्स जो है वो बच्चों को बताते हैं, स्पेशली पाक सिटी के टीचर्स, उसके पास हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और वो टीचर्स को भी बताता है कि टीचर्स जिसमें बैठते हैं एज अ स्टूडेंट बन के, बाकी बच्चे भी बैठते हैं और सारे जो है वो उनको हिस्ट्री बताते हैं कि पाकिस्तान बना कैसे है, उनमें हमारे बड़ों ने क्या क्या कुर्बानी दी इस खूबसूरत मुल्क में। बच्चों को दिलचस्पी होती है जी, ऑलमोस्ट काफी सारी दिलचस्पी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आपके सामने मोबाइल में मोस्टली बच्चे फैमिलीज के बारे में भी उनको कुछ बताया जाता है, यानी कि कभी आपने कोई क्वेश्चन किया और उन्हें ऑलरेडी पता हो उसके बारे में? जी बिल्कुल, घर में पेरेंट्स भी बच्चों को गाइड करते हैं, वो भी गाइड करते हैं पाकिस्तान के, हमने एक तीन कोर्सेज हमने याद तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम उनको बताते हैं कि आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है जी, इसमें कोई शक नहीं। आज़ादी है तो हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज़ादी है तो आज हम इतना अच्छा प्रोग्राम आप सबके साथ मिलके कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरा ख्याल है कि मैम से उसकी कंपोजिंग इन्होंने की है, ने माशाल्लाह आज इसका मतलब विनिस टीवी जो है वो आपके लिए एक पहला प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें आप ये सुना रहे हैं सबको, मिली नगमा, ये पहली दफा सुना रहे हैं आप?
चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है। और ठीक, बेहद बढ़िया चाहिए। नाज़रीन, आज का जो इवेंट है, आज की खसूसी ट्रांसमिशन जो कि हमने 14 अगस्त के मुनासबत से आपके लिए पेश की, आपने देखा कि आज हमने मुख्तलिफ जो मेहमान यहाँ पर मदऊ किए, वो तमाम मेहमान मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने जितनी खूबसूरत बातें की, उनकी बातें ही हमारे लिए सेलिब्रेशन है। और उन्होंने यकीनन ये बातें इस वजह से की कि हम ये समझते हैं कि सेलिब्रेशन करना बहुत अहम है। इससे ज़्यादा अहम कि सेलिब्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, ये बताना, नाजरीन को बताना, लोगों को बताना, बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन, हमने जिन मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया, वो सारे मेहमान ऐसे थे जिनका ताल्लुक जो जिस शोबे से भी था, उन्होंने उस शोबे के मुताबिक हमारे नाजरीन तक बातचीत को पहुँचाया, और अच्छे अंदाज में, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और ख़ास तौर पर मुझे याद है कि एक मैसेज तो बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि जब हम ये कहते हैं कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना कुछ वादे अपने आप से करें, उस दिन के साथ मिलके हम कुछ वादे अपने आप से करें, ताकि आइंदा जब 14 अगस्त आने वाला है, उससे पहले देखें हमने वो अपना वादा पूरा किया या नहीं किया। वो जो वादा है, हम क्या कर सकते हैं, वो पूरा एक साल के दौरान हम वादों पर अमल करते रहे। तो मैं अपने मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज का जो पूरा सेगमेंट था, पूरा जो सेलिब्रेशन थी, इसमें हमने मेहमानों की गुफ्तगू सुन के हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हो गए हम, और साथ साथ हमारे नाजरीन को भी यकीनन ये बात पता लगी होगी कि इस तरह का जब हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में विनस टीवी की पूरी टीम जो है वो हमारे साथ होती है, और हमारे साथ जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, इस सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, वो लाजिम बात है इस विनस टीवी के अंदर जहाँ पर मौजूद है, उनके जो डायरेक्टर हैं, ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। उनके रोल के बगैर, उनकी मेहनत के बगैर, उनके सजेशन के बगैर ये इतना अच्छा प्रोग्राम हम बिल्कुल कर नहीं सकते थे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, और आप नाजरीन को भी और पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद एक दफ़ा फिर देना चाहूँगा। और इंशाल्लाह विनस टीवी हमेशा से अज़म लेके आया है कि हम इस तरह के अहम दिन पर आपके साथ मिल के बात किया करें, ताकि ये गुफ्तगू जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुँचे कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, और आपकी आरा भी हमारे तक ज़रूर पहुँचती रहेगी। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह प्रिया को और सुल्तान महमूद को हम दोबारा आपकी खिदमत में भी हाजिर होंगे, और इसी तरह के अहम प्रोग्राम के साथ, अहम गुफ्तगू के साथ आपसे मिलते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका